नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे पेपर 2 के यूनिट बी सोशल स्ट्रक्चर के पार्ट 3 ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया के टॉपिक नंबर 4 इश्यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, तो इश्यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए और उनको किस तरह से ऑटोनॉमी दी जाए, ये इसमें देखा जाएगा इस वीडियो में, इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। So the issue of integration and autonomy of tribes is an important and controversial topic in Indian sociology. तो दो इसमें बातें हैं, इंटीग्रेशन और ऑटोनॉमी। इंटीग्रेट मतलब कि अपने आप में शामिल कर लेना, अपने आप मतलब मेन जो हम मेन लैंड में जैसे रहते हैं, मेन लैंड में हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, इसमें हम ट्राइबल्स को शामिल कर लें। दूसरा ऑटोनॉमी, कि उनका जो खुद का कल्चर है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, उसके लिए उनको ऑटोनॉमी दी जाए कि आप अपने आप जैसा आपके मतलब जो भी आपके रिचुअल्स हैं, जो भी आपकी लाइफस्टाइल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, इंटीग्रेशन एंड दूसरा है ऑटोनॉमी। इसके बीच में ही बहस चलती है सोशियोलॉजी में या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कि क्या किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए कि ऑटोनॉमी दी जाए। तो या फिर इसका जो फिर मतलब निकल के आता है वो ये कि बैलेंस बना के रखो, भाई इंटीग्रेट भी करो कि ऐसा ना हो बिल्कुल ही वो अलग रह जाएं, पिछड़ जाएं, और उनको ऑटोनॉमी भी दो कि ऐसा ना हो कि वो इंटीग्रेट होएं तो वो सारा मॉडर्नाइज हो जाएं और उनका जो कल्चर था, प्रिमिटिव लाइफस्टाइल थी, वो सारी भूल जाएं, वो ख़त्म हो जाए। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखना है, इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी के बीच में। ठीक है, द इशू इज़ नॉट मेरली एडमिनिस्ट्रेटिव बट डीपली सोशोलॉजिकल इन नेचर। इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, कल्चरल सर्वाइवल, पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, तो आइडेंटिटी एंड कल्चरल सर्वाइवल क्या हो गया, ऑटोनॉमी की बात हो गई कि उनका जो कल्चर है, उनका लाइफस्टाइल है, जो यूनिक चीज़ें हैं। भाई भाई नॉर्मल हम मेनलैंड में जो लोग हम होते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल अपना लाइफ जीते हैं, भाई स्कूल गए, पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी करी, जो भी हमारी लाइफस्टाइल है उनकी अलग होती है। ट्राइबल्स का कल्चर अलग है, उनके रिचुअल्स अलग हैं, वो किस तरह के रिलीजन को फॉलो करते हैं, खाना क्या खाते हैं, फेस्टिवल्स कैसे मनाते हैं। अब वो सब अगर मेनलैंड के जो हमारे मतलब सिस्टम उसमें इंटीग्रेट हो जाएंगे तो वो सब खत्म हो जाएगा। तो हमें उसको भी प्रिजर्व करके रखना है। साथ ही साथ मतलब इंटीग्रेशन इसलिए करना है कि उनके पास पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक जस्टिस हो। ऐसा ना हो कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या फिर विकास देश का इतना ज़्यादा हो गया और वो बिल्कुल ही पीछे रह गए। आज देश कितना आगे बढ़ गया है, मोबाइल फ़ोन्स, यूपीआई, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। वो आज भी मतलब पुराने उसमें जी रहे हैं। तो हमें वही है कि इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी में क्या आ गया, उनका खुद का कल्चर प्रिज़र्व करना, कल्चरल सर्वाइवल, आइडेंटिटी। इंटीग्रेशन किस लिए कि पॉलिटिकल पावर मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिले। Verrier Alvin has aptly said, "We don't want to preserve tribesmen as museum specimens, but at the same time want the development clock to show the right time." ठीक है, तो अब ये बहुत बढ़िया कोट है, इसको नाम के सहित याद रखिए और एग्जाम में लिख के आइएगा, नंबर मिलेंगे। वी डोंट वांट टू प्रिजर्व ट्राइब्समैन एज म्यूजियम स्पेसिमेंस। मतलब जैसे म्यूजियम होता है ना, उसमें आप कहीं भी म्यूजियम विजिट किया होगा तो पुराने ज़माने की जैसे कोई बंदूक रखी है, पुराने ज़माने की कोई तलवार रखी है, तो उसमें रख देते हैं स्पेसिमेन कि भाई पहले ऐसा होता था। तो हम ट्राइबल्स को ये नहीं चाहते कि वो कोई पुराने ज़माने के म्यूजियम बन के रहें कि यार देखो 2000 साल पहले लोग ऐसे जीते थे। ऐसा हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं उनका भी डेवलपमेंट हो, वो भी हमारे साथ विकास देश का जैसे हो रहा है तो उनका भी विकास हो, वो पुराने टाइम में ना पड़े रहें। बट एट द सेम टाइम वांट डेवलपमेंट क्लॉक टू शो द राइट टाइम। तो डेवलपमेंट क्लॉक टू शो द राइट टाइम मतलब कि उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है ट्राइबल्स का, उसमें राइट टाइम दिखे, मतलब कि हमारा जो प्रेजेंट डेवलपमेंट है उसके साथ वो पैरेलल हो। वो ऐसा ना हो कि हम लोग तो कितने आगे हो गए हैं और वो लोग काफ़ी पीछे हैं। तो इसलिए उनकी जो डेवलपमेंट क्लॉक है वो शो द राइट टाइम। दिस कैप्चर्स द पैराडॉक्स ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट। तो वही है, पैराडॉक्स ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट वही है। इसमें जैसे जो है इश्यूज ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी, तो पैराडॉक्स क्या है इसमें? पैराडॉक्स यही है कि इनका इंटीग्रेशन वर्सेस ऑटोनॉमी, मतलब उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए कि यार आप तो जैसे जीते आए जैसे रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इंटीग्रेशन किया जाए कि हम अब मेन उसमें शामिल कर लें। तो इसमें वही है कि बैलेंस्ड अप्रोच है कि ऑटोनॉमी भी दी जाए जिससे कि उनका खुद का कल्चर प्रिजर्व रहे, उनकी जो आइडेंटिटी है वो प्रिजर्व रहे। इंटीग्रेशन इसलिए कि जिससे वो उनको मतलब एक तरह से डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल पावर मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिले। द सेंट्रल चैलेंज इज हाउ टू कंबाइन ऑटोनॉमी एंड विद इंटीग्रेशन। तो ठीक है, तो इन दोनों कंबाइन करना है, वो बैलेंस्ड अप्रोच लेनी है। द कोर आइडिया इज अबाउट ट्राइबल पीपल इन इंडिया एंड द ट्रिकी क्वेश्चन, शुड दे बी लेफ्ट अलोन टू लिव ऑन देयर ओन ट्रेडिशनल वे। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या हुआ, उनको छोड़ दिया उनके हाल पे। भाई आप ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, आप अपनी मर्जी के मालिक है, भाई जैसे जीना जियो, हमें हम जो मेन लैंड पे रहते हैं
या मुख्य धारा में जो हम लोग हैं, भारतीय समाज है, हमें कोई मतलब नहीं है आपसे, तो ये तो ऑटोनॉमी हो गई। तो क्या उनको अपने उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, और दे बी बॉट इनटू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी इंटीग्रेशन, या फिर उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, मुख्य धारा में या मेनलैंड में जो हम लोग रहते हैं उसमें शामिल किया जाए। तो ये वही है इंटीग्रेशन वर्सेस ऑटोनॉमी। और इसका वही जवाब जो हमें लिखना है, अगर आंसर क्वेश्चन आता है तो वही है कि बैलेंस्ड अप्रोच। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ इंटीग्रेशन कर दिया या सिर्फ ऑटोनॉमी, 50% इंटीग्रेशन 50% ऑटोनॉमी, मतलब दोनों को बराबरी से रखना है। तो डायलेमा वही है कि ऑटोनॉमी वर्सेज इंटीग्रेशन, द इशू ऑफ ट्राइबल ऑटोनॉमी वर्सेज इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फंडामेंटल डायलेमा इन इंडियन सोसाइटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो ट्राइबल्स को लेके बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है ये, ट्राइबल डेवलपमेंट या ट्राइबल पॉलिसीज में अगर बात की जाए तो ऑटोनॉमी क्या हो गई? ऑटोनॉमी मींस अलाउइंग ट्राइबल्स टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर कल्चरल ट्रेडिशंस। भाई जैसे वो जीते आ रहे हैं हजारों सालों से, उनको छोड़ दिया उनके हाल पे, भाई आप तो जो भी आपका रिचुअल है फॉलो करिए, जैसे जीना जिए, हमें कोई मतलब नहीं है। ऑटोनॉमी ऑल्सो इम्प्लाइज रिटेनिंग ट्राइबल कंट्रोल ओवर देयर लैंड्स, फॉरेस्ट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। मतलब अब मान लीजिए अपने मेन लैंड में किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो उसका क्या है, कोर्ट्स में सिस्टम होता है, फांसी की सज़ा तक हो सकती है। अब मान लीजिए उनको ऑटोनॉमी दे दी, तो ट्राइबल उसमें क्या है, जैसे पुराने तरीके से जो भी जस्टिस सिस्टम होगा, भाई जैसे कोई चीफ हो गया, ट्राइबल चीफ हो गया, पंचायत कोई मतलब हेड हो गया, वो उसने फैसला सुना दिया, तो उनको जब भी मतलब जैसा भी जीते आ रहे हैं आप, मतलब हम बिल्कुल भी कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो ये हो गई फुल ऑटोनॉमी। आपका मतलब इवन लॉज हो गए, आपके रिचुअल्स हो गए, जैसे मैरिज है, तो मैरिज अपने यहाँ जैसे मेन लैंड में कैसे होती है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आपको मैरिज रजिस्टर करानी पड़ती है, जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं, अब वहाँ पे जो भी उनका सिस्टम उनको चलने दीजिए, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। ट्राइबल्स टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर कल्चरल ट्रेडिशन, कंट्रोल ओवर देयर लैंड, फॉरेस्ट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जैसे वो चाहते वैसा उनको उनको फुल आज़ादी, फुल इंडिपेंडेंस दे दी जाए। इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन मीन्स ब्रिंगिंग ट्राइबल्स इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल लाइफ। ठीक है, तो जो नेशनल लाइफ है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, उसमें उनको शामिल किया जाए। कवर्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। जैसे मान लीजिए स्कूल्स, एजुकेशन हो गई, अब ट्राइबल को ऑटोनॉमी दे दी, तो मान लीजिए पुराने जो हजारों सालों से जो उनका एजुकेशन का तरीका चला आ रहा है, भाई हो सकता है वो ओरली बताते हों या बच्चों को पढ़ाते ही ना हो, कुछ भी उनको फिर पढ़ना लिखना नहीं आएगा, तो या तो उनको ऑटोनॉमी दी जाए तो उनके बच्चे कभी पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो कभी उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। या फिर उनका इंटीग्रेशन किया जाए, उनके बच्चों को भी स्कूलों में डाला जाए कि भाई आप भी थोड़ा डेवलपमेंट करिए। तो वही है, बात वही है कि क्या करें, ऑटोनॉमी करेंगे इंटीग्रेशन करें, मतलब 50% ऑटोनॉमी 50% इंटीग्रेशन, मतलब कि बैलेंस अप्रोच। कॉन्ट्राडिक्टरी पैराडाइज्म, ऑटोनॉमी इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट टू समवॉट कॉन्ट्राडिक्टरी पैराडाइज्म ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए कि ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन अलग अलग चीज़ें हो गई ना। ऑटोनॉमी तो उनके हाल पे छोड़ दिया, आपकी मर्जी, जैसा करना चाहे करिए। इंटीग्रेशन में शामिल किया, तो भाई शामिल करेंगे तो फिर आपको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के जो तौर तरीके हैं वही तो अपनाने पड़ेंगे, तो अपने छोड़ने पड़ेंगे। तो इसलिए दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ऑटोनॉमी वर्सेज इंटीग्रेशन। एक्सेसिव ऑटोनॉमी क्रिएट्स रिस्क ऑफ सक्सेशन एंड एथनोसेंट्रिज्म। तो एक्सेसिव ऑटोनॉमी, फुल ऑटोनॉमी दी जाए तो क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ सक्सेशन, मतलब कि उनके अंदर, ट्राइबल्स के अंदर ऐसी भावनाएं आ जाएंगी कि यार हम तो अलग लोग हैं, हम तो ऑटोनोमस हैं, और मेन स्ट्रीम लोग हमारा, क्योंकि फिर क्या उनका डेवलपमेंट भी नहीं होगा, तो उनको हीन भावना भी आएगी। तो फिर क्या करेंगे, सक्सेशन मतलब कि अलगाववाद, वो चाहेंगे कि हमारा अलग ही राष्ट्र बना दो, या हमें अलग, जैसे वो चलती है ना नॉर्थ ईस्ट वगैरह में मूवमेंट चलती है, बोडोलैंड मूवमेंट वगैरह आपने सुना होगा, और भी कई ट्राइब्स अपना अलग वो मानती हैं, तो वो सक्सेशन मतलब हो जाता है कि अलगवाद, कि हमको अलग अपना राष्ट्र चाहिए। और एथनोसेंट्रिसिज्म मतलब क्या होता है, अपने कल्चर को ऊपर रखना, तो ट्राइबल्स को लगेगा यार हमारा कल्चर सुपीरियर है, मेन स्ट्रीम वाले तो जो भी हैं मतलब खराब लोग हैं, बेकार लोग हैं, मतलब हमसे नीचे हैं, मतलब उनका कल्चर हमसे इन्फीरियर है और हमारा सुपीरियर है। जैसे जरावाज ऑफ अंडमान है, तो वो मतलब किसी को भी अपने वहाँ पे आने नहीं देते। तो एक्सेसिव ऑटोनॉमी के ये खतरे हैं, और साथ ही साथ एक्सेसिव ऑटोनॉमी का खतरा ये भी है कि वो दे विल लैक इन डेवलपमेंट। वो आज भी मतलब वो पुराने हज़ारों साल के तरीके से जिएंगे, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं आएगी, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। जो मान लीजिए कुछ खराब चीज़ें हैं, जैसे भाई मेन स्ट्रीम में भी जैसे कास्ट सिस्टम खराब था हमारा, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो उसके लिए सरकार ने नियम बनाए, रिजर्वेशंस लेके आई सरकार, SC ST एक्ट, डिस्क्रिमिनेशन एक्ट लाए, तो फ़ायदा हुआ ना, समाज में से बुराइयाँ गई गई, मतलब ख़त्म हुई। अब इनको इनके हाल पे छोड़ दिया, तो इनके समाज में कुछ ना कुछ बुराइयाँ होंगी, कुछ ऐसे रिचुअल्स होंगे जो गलत होंगे, तो उनका क्या होगा, तो वही मतलब वो प्रिमिटिव पुराने तरीके से जीते आएंगे, तो कभी विकास की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये भी एक्सेसिव ऑटोनॉमी का खतरा है। एक्सेसिव इंटीग्रेशन क्रिएट्स रिस्क ऑफ कल्चरल एसिमिलेशन एंड द लॉस ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी। अब एक्सेसिव इंटीग्रेशन का खतरा क्या है कि लॉस ऑफ कल्चरल ट्राइबल आइडेंटिटी और कल्चरल एसिमिलेशन में वो अपने तौर तरीके भूल जाएंगे। भाई जैसे उनके बच्चे स्कूल में जाने लग गए, उन्होंने
भाई कोई ट्राइबल बच्चा है, वो स्कूल में गया, पढ़ाई लिखाई करी, उसने कोई आईटी की जॉब पकड़ ली बैंगलोर में। अब वो बैंगलोर के हिसाब से रहेगा, आईटी कल्चर में, आईटी कंपनी में जो कल्चर है, मॉडर्न कल्चर है, उसको फॉलो करेगा। तो धीरे धीरे क्या उसके जो फिर बच्चे होंगे वो तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो क्या होगा, लॉस ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी, वो भूल ही जाएंगे उनका कल्चर क्या था, उनका मतलब किस तरह से रिचुअल्स होते थे, फेस्टिवल्स होते थे। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ट्राइबल कल्चर खत्म हो जाएगा। तो ये एक्सेसिव इंटीग्रेशन खतरा है। तो हमें इसलिए क्या करना है, बैलेंस्ड अप्रोच करना अपनानी है इस चीज़ में। बैलेंसिंग ऑटोनॉमी इंटीग्रेशन रिमेंस वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंजेस इन इंडिया। ठीक है, तो अब ये अप्रोच तो अपना नहीं है, लेकिन कहना तो कहना ना इज इजियर सेड देन डन, मतलब कहना आसान है, करें कैसे। वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंजेस इन इंडिया। स्कॉलरली पर्सपेक्टिव ऑन ट्राइबल प्रॉब्लम्स क्या हैं। सेवरल इंपॉर्टेंट थिंकर्स एंड वर्कर्स हैव गिवन अस इनसाइट। डी.एन. मजूमदार listed 11 causes of tribal distress: excise laws, prohibition of shifting cultivation, heavy license fees, outlawing of marriage by capture, exploitative markets, alien education, poor justice delivery, missionary disruption, new disease and lack of effective health care। तो डी.एन. मजूमदार ने कुछ 11 मतलब इश्यूज मतलब हाईलाइट किए हैं, जैसे कि एक्साइज लॉज, हैवी टैक्सेशन वगैरह, या फिर जैसे कोई ट्रेडिशनल वो कोई अपना कुछ कोई वो बना रहे हैं ना, अल्कोहलिक ड्रिंक बना रहे हैं, उस पर कोई टैक्स लगा दिया, या फिर उनका कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे टैक्स लग गए, उनका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उनके ट्रेडिशनल तरीके पे प्रोहिबिशन लगा दिया, लाइसेंस फीस, कोई भी काम करने के लिए लाइसेंस फीस चाहिए, मैरिज बाय कैप्चर, जैसे कई ट्राइब्स में होता था कि जो भी आप मतलब शादी करनी है तो अपने यहाँ तो होता है ना कि या तो लड़की को प्रपोज करो, लव मैरिज करो, या फिर अपना रिश्ता भेजो अरेंज मैरिज के लिए। तो कई ट्राइब्स में होता है कि इसमें आपको अपना बल दिखाना पड़ता है, तो जाके किसी को भी लड़की जो आपको पसंद है उसको मतलब उठा के ले आओ अपने घर में। तो फिर वो हो गई आपकी। तो इसलिए अब ये एक खराब चीज़ है, तो इसलिए इसको सरकार ने आउटलॉ भी किया। तो अब वही बात है कि जो अब यही यही एक सवाल है ऑटोनॉमी वर्सेज इंटीग्रेशन का। अब बताइए, ये जो ट्राइब, ये जो मैरिज बाय कैप्चर है, तो फुल ऑटोनॉमी दी जाए तो ये चलती रहेगी, ऐसा नहीं सब में ट्राइब में होता है, मान लीजिए कुछ कुछ ट्राइब्स में ऐसा हो रहा है। तो अब आप क्या मतलब सोचते हैं, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि भाई ये तो हज़ारों साल पुराना कल्चर है ट्राइब्स का, तो फिर इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो कंटिन्यू करें तो फिर गलत चीज़ भी हो रही है भाई, लड़की की मर्जी होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी किसी को भी आपने उठा के शादी कर ली उससे। तो यही सवाल है ऑटोनॉमी वर्सेज इंटीग्रेशन का, कि कैसे किया जाए। उनके उनके जो तरीके हैं उनको किया जाए, फुल ऑटोनॉमी दी जाए, या इंटीग्रेशन किया जाए। मान लीजिए कहीं एक्सट्रीम फॉर्म में, मान लीजिए किसी ट्राइब में ह्यूमन सेक्रीफाइस की कोई प्रथा है आज भी, तो अब गवर्नमेंट क्या करे, फुल ऑटोनॉमी दे दे कि भाई करो जो करना है, मारो, वो बलि दो, नर बलि दो। तो इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बैलेंस इसलिए बनाना ज़रूरी है कि इस तरह के अगर कोई ख़राब वो हैं तो सरकार को वहाँ पे इंटरवेन करना पड़ेगा। लेकिन सही या मतलब जो कि हार्मलेस रिचुअल्स हैं उनको ठीक है आप कंटिन्यू कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो एक बैलेंस अप्रोच आ जाएगी ऑटोनॉमी वर्सेज इंटीग्रेशन में। एक्सप्लोटेटिव मार्केट हो गए, एलियन एजुकेशन। एलियन एजुकेशन मतलब एक तो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन है, तो वो उनको लगा दी, उन पे थोपी जाए एक तरह से कि भाई आप ये अपने जो ट्रेडिशनल तरीके की एजुकेशन को छोड़ के ये जो स्कूल स्कूल में जाना शुरू करिए। तो एक उनके लिए एक एलियन एलियन चीज़ हो जाएगी, यार ये कैसी एजुकेशन है, हमको तो पता ही नहीं है। जस्टिस डिलीवरी पुअर है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि उनके खुद के वो जो चीफ्स वगैरह हैं वो किस तरह मतलब कोर्ट्स वगैरह तो होंगे नहीं वहाँ पे। मिशनरी डिस्ट्रप्शन के क्रिश्चियन मिशनरी जाके वहाँ पे मतलब थोड़ा देखो ट्राइब्स में गरीबी तो होती है, तो उनको थोड़ा जैसे कुछ पैसा वैसा दे दिया, या फिर जैसे केरला वगैरह में कई जगह चलता है राइस देते हैं, तो उनको राइस बैग कन्वर्ट्स भी एक मतलब ऐसे तो स्लैंग टर्म है, नेगेटिव टर्म है, वो भी कई बार मतलब एक तरह से उसमें बोली जाती है। तो मिशनरीज भी एक तरह कई बार डिस्ट्रप्शन करते हैं, और इवन उनके जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है उसको भी वो मतलब हार्म पहुंचाते हैं। तो ट्राइबल्स को भी बड़ा ही मतलब अच्छा नहीं लगता मिशनरीज के साथ। न्यू डिजीज एंड लैक ऑफ इफेक्टिव हेल्थ केयर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स डी.एन. मजूमदार ने हाईलाइट करी। A.V. ठक्कर, ठक्कर बापा summarized tribal problems as poverty, illiteracy, health issues, inaccessibility, administrative defects and lack of leadership। ठीक है, तो लगभग वो सारी बातें आगे, गरीबी हो गई, मतलब अशिक्षा हो गई। अब हेल्थ इश्यूज तो आएंगे, जंगलों में जब ट्राइब रहते हैं वहाँ पे कहाँ ये सब हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इनएक्सेसिबिलिटी, हाँ भाई रिमोट एरियाज में रहते हैं ट्राइबल्स, नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में, सेंट्रल इंडिया के जंगलों में, तो एक्सेसिबिलिटी कहाँ होगी। एक्सेसिबिलिटी हर चीज़ के एक्सेस, मतलब एजुकेशन का एक्सेस, हेल्थ का एक्सेस, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंक्स वगैरह का एक्सेस, हर चीज़ का एक्सेस हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेक्ट्स मतलब करप्शन वगैरह, ये सब बातें। लैक ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप कहाँ से आएगी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। John Henry Hutton, a British anthropologist, acknowledged that while colonial administration curbed warfare and introduced literacy, it simultaneously caused
तो जॉन हेनरी हटन एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उस जमाने के, तो इनके हिसाब से कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, कर्व्ड वारफेयर। वारफेयर कौन सा, कई बार क्या होता है जैसे गैंग वॉर होती है ना, गैंग वॉर सुनी होगी ना आपने, जैसे 90s में बॉम्बे में वो था अंडरवर्ल्ड, वो मूवी देखी होगी ना आपने, वास्तव संजय दत्त की, उसमें गैंग वॉर होती है, ठीक है। तो ऐसे ही ट्राइबल्स के बीच में भी कई बार हो जाती है, ट्राइबल वर्सेस ट्राइबल, मतलब ट्राइब ए वर्सेस ट्राइब बी, तो ये इसमें भी बहुत वायलेंस होती है। तो उसको फिर सर ये ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, बैन लगा दिया था उस पर, और लिटरेसी इंट्रोड्यूस करी, पढ़ना लिखना सिखाया ट्राइबल्स को, तो कुछ एक पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए। और जैसे मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज़ के भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे उन्होंने हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी, एजुकेशन प्रोवाइड करी, उनको मनी लैंडर्स वगैरह जो एक्सप्लॉइट करते थे उससे भी बचाया। तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे, लेकिन कुछ नेगेटिव, कुछ ज़्यादा भारी नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे, जैसे कि लॉस ऑफ लैंड। अब ब्रिटिशर्स ने उनकी लैंड कब्जा कर लिया, फॉरेस्ट पे अपना अधिकार जमा दिया कि आप लोग का नहीं है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पे भी अधिकार नहीं है आपका, तो ज़मीन चली गई। माइनिंग हो रही है, मान लीजिए कोयले की या कोई आयरन और माइनिंग हो रही है, बॉक्साइट की माइनिंग हो रही है, ठीक है, लकड़ी काटी जा रही है, तो सारी लैंड पे ब्रिटिशर्स ने अपना अधिकार बना लिया, उनको डिस्प्लेस कर दिया। लॉस ऑफ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस मतलब ज़िंदगी चलाने चलाने के लिए ज़रूरी काम, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती, या फिर जैसे ट्राइबल करते हो हंटिंग गैदरिंग, या फिर जंगल में से कोई चीज़ मतलब कर लेना, जंगल में से फल तोड़ लिए या फिर शिकार कर लिया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ पे जब ब्रिटिशर्स ने अब जंगल पे अपना अधिकार बना लिया, तो वो कैसे करेंगे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल सॉलिडेरिटी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपस में भी लोग ट्राइबल्स के बीच में वो मतलब ऐसी भावनाएं डेवलप हुई आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने, क्योंकि ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल वाली। Thus, both anthropologists and social workers highlight how external interventions, however well intentioned, destabilize tribal autonomy। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर्स एग्री करते हैं कि कितनी ही अच्छी भावना से बाहर के लोग ट्राइबल्स के लिए कुछ डेवलपमेंट या कुछ करना चाहें, तो अल्टीमेटली लेकिन नुकसान ट्राइबल्स का ही होता है, क्योंकि बिकॉज इट डिस्टेबलाइजेज ट्राइबल ऑटोनॉमी। क्योंकि देखिए ट्राइबल जो पीपल हैं हज़ारों सालों से जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं, उनका तरीका डिफाइंड है, चला आ रहा है। तो बाहर से हम लोग किसी भी तरह का अच्छी भावना से भी चाहे उनका डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए कोई भी काम करें, तो अल्टीमेटली फिर क्या है, उनके उनका जो सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ हम चेंज करेंगे, तो फिर वो उसको मतलब स्वीकार नहीं करेंगे। तो इट अल्टीमेटली डिस्टेबलाइजेज ट्राइबल ऑटोनॉमी। तो उनकी जो ऑटोनॉमी है, स्वतंत्रता है, वो उसको थोड़ा एक वो लगेगा, धक्का पहुंचेगा। पॉलिसी अप्रोचेज, अब इसमें 3 पॉलिसी अप्रोच अपना सकते हैं, एक तो आइसोलेशन, दूसरा असिमिलेशन और तीसरा इंटीग्रेशन। देख लेते हैं क्या क्या है। आइसोलेशनिज्म तो क्या हो जाएगा, एक तरह से फुल ऑटोनॉमी बोल सकते हैं आप इसको, पूरी तरह से छोड़ दिया उनको उनके हाल पे, फुल ऑटोनॉमी दे दी, भाई जो करना है करो आपको। एडवोकेट बाय वरियर एल्विन, नोन एज नेशनल पार्क थ्योरी, क्या कहती है ये, ट्राइब शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस इन अ प्रोटेक्टेड एरिया अंडर ट्राइबल कमिश्नर, ठीक है। तो जैसे ये कई बार ये देखा होगा ना आपने, जानवरों के लिए होता है, जैसे टाइगर रिजर्व हो गया, क्यों बनाया जाता है टाइगर रिजर्व, जिससे कि टाइगर्स की जो है वो भाई जिंदा बच जाए, उनका शिकार विकार ना हो और फैलें, मतलब उनकी पॉपुलेशन बढ़े। तो इसी तरह नेशनल पार्क थ्योरी क्या हो गई, वो ट्राइब्स पे अप्लाई कर दी कि यार ट्राइब्स को भी इस तरह रखा जाए प्रोटेक्टेड एरियाज में कि उनका जो है कि कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, फॉरेस्ट के ऊपर उनका पूरा अधिकार हो, और वो उनका मतलब पॉपुलेशन बढ़े, फले फूलें, आराम से रहें, मतलब उनको एक तरह से उनका जो रेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज है उसके अंदर ही छोड़ दिया जाए और फुल ऑटोनॉमी दे दी जाए, भाई जैसे आपको जीना है, जैसे हजारों सालों से जीते आ रहे हैं वैसे चाहिए। नॉन ट्राइबल शुड बी लाइसेंस टू एंटर एंड मिशनरीज शुड बी बार्ड। तो अब कोई बाहर से हम लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी से या मेन लैंड से इनमें जाना चाहें, तो हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा भाई क्यों जाते हैं, ऐसे हर आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि हर आदमी अंदर जाएगा तो हो सकता है एक्सप्लॉइटेशन करे। और क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, इनको भी बैन कर दिया जाए कि भाई आप इनके ट्राइबल्स के मतलब जो लाइफ स्टाइल है उसमें दखल मत दीजिए इनको, ये अपना जैसे बना लिया हमने एक प्रोटेक्टेड एरिया। एम क्या है, प्रिजर्व ट्राइबल कल्चर एंड अलाउ देम टू लिव अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड फ्रीडम। तो इसका एम यही है कि भाई इनको इनका जो जैसे प्रोटेक्टेड एरिया उसमें छोड़ दिया, बाहर से कोई भी हम इंटरवेंशन नहीं कर रहे, कोई भी हम कोई ना पॉलिसी बना रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस जैसे आप जीते आए थे वैसे जिए, तो हज़ारों सालों से, तो अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड फ्रीडम मिलेगी इनको। भाई हम भाई उन्हें क्या करना आपकी एजुकेशन से, उन्हें क्या करना आपके मोबाइल फ़ोन से, वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो उनको फिर उनको अटमोस्ट हैप्पीनेस और फ्रीडम दो, मतलब फुल ऑटोनॉमी। क्रिटिसिज्म क्या है, सीन एज इम्प्रैक्टिकल एंड पैटर्निस्टिक। तो इम्प्रैक्टिकल इसलिए कि भाई ऐसा पॉसिबल कैसे है, ट्राइबल्स को कभी ना कभी तो बाहर आना पड़ेगा, हेल्थ केयर है, मान लीजिए ट्राइबल्स के अंदर कोई इमरजेंसी आ गई हेल्थ केयर की, तो वो क्या बाहर मेन लैंड से नहीं आएंगे या मरने देंगे उसको। तो बहुत सारी इम्प्रैक्टिकल इसमें प्रॉब्लम्स है। दूसरा पैटर्निस्टिक, पैटर्निस्टिक की
जैसे आप उनको मतलब हम थोड़ा पैटर्नलिस्टिक मतलब हो जाता है, पेरेंट्स वाला वो कर रहे हैं आप, या पैट्रोनाइज उसमें आ जाता है, या पैट्रियार्की से भी इसको ले सकते हैं कि आप उनको सबॉर्डिनेट मान रहे हैं, इन्फीरियर मान रहे हैं, या उनके लिए फैसले ले रहे हैं ज़िंदगी के कि आप ऐसा करिए। तो इसलिए थोड़ा पैटर्नलिस्टिक भी है। ट्राइबल्स आर नॉट म्यूजियम स्पेसिमेंस और जू एग्जिबिट्स। तो वो जू एग्जिबिट्स वाली बात आ गई, जैसे मान लीजिए जानवरों के लिए आप टाइगर रिजर्व बनाने हैं तो आपने ट्राइबल रिजर्व बना दिया एक तरह का ये। भैया जैसे शेरों के लिए, टाइगर्स के लिए आप फैसला ले रहे हैं ना, या इनकी आबादी घट जाएगी तो हमने टाइगर, तो इसीलिए आप एक तरह से वो पैटर्नलिस्टिक वो इस व्यू इसमें भी आ गया कि आप उनके लिए फैसला ले रहे हैं, तो मतलब क्या वो अपने लिए फैसला नहीं ले सकते कि उनको ऑटोनॉमी चाहिए कि इंटीग्रेशन चाहिए? दे आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु मस्ट शेयर डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू नेशनल बिल्डिंग। तो ये ट्राइबल्स भी इक्वली सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, जो भी इंडिया में रहता है, हजारों साल से रहता है, नेचुरल मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो उनको भी भारत के विकास में मतलब भारत का जो विकास हो रहा है उसका फ़ायदा लेने का अधिकार होने चाहिए, और वो भी अपना कुछ कंट्रीब्यूट करें भारत के विकास में। तो मतलब बेसिकली उनको मेन स्ट्रीम में शामिल करना ही सही है, ना कि उनको ऐसे अलग पटक देना, आइसोलेट कर देना। तो ये हुई आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी। दूसरी है असिमिलेशन। असिमिलेशन वही है कि इंटीग्रेट, मतलब उसमें ये हो गया फुल इंटीग्रेशन। फुल इंटीग्रेशन मतलब कि 100% आपने उनको अपने अंदर ही शामिल कर लिया बेसिकली। जैसे कोई बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है ना, कि आपने उनका कल्चर वल्चर सब खत्म हो गया, वो बिल्कुल मॉडर्न, मतलब मॉडर्न क्या, जैसे हम लोग मेन लैंड में रहते हैं वो वाले मतलब एक तरह से लाइफ स्टाइल वो जीने लग गए। एडवोकेटेड बाय मैनी सोशल वर्कर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ट्राइबल शुड बी एब्जॉर्ब्ड इनटू मेन स्ट्रीम पर्टिकुलरली हिंदू सोसाइटी। ठीक है, तो एब्जॉर्ब मतलब वो ये कि उनका पूरा तरह से आपने अपने अंदर शामिल कर लिया, और पर्टिकुलरली हिंदू सोसाइटी में, जैसे फिर वो कास्ट सिस्टम में आ गए, और जो भी हिंदू सोसाइटी में होता है, एग्रीकल्चर करें या जैसे भी, मतलब मेन स्ट्रीम में जो भी होता है, एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम। आर्ग्यूमेंट क्या है? यूनिटी ऑफ कल्चर रिक्वायर्स ट्राइबल्स टू अडॉप्ट नेबरिंग प्रैक्टिसेस। तो आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में यही है कि भाई अब इनको इंडिया में रहना है, तो मेन स्ट्रीम जो हम लोग हैं, हमारे साथ हमारे कल्चर में शामिल हो जाएंगे तो बेटर, ज़्यादा यूनिटी होगी और इनको भी असहज महसूस नहीं होगा। क्रिटिज्म क्या है? फोर्स असिमिलेशन स्मैक्स ऑफ कल्चरल अथॉरिटिज्म। मतलब कि फोर्स असिमिलेशन से क्या होता है, ऐसा लगता है कि कल्चरल अथॉरिटेरियनिज्म है। कल्चरल अथॉरिटेरियनिज्म मतलब कि एक कल्चर दूसरे पे हावी हो रहा है, हो ही रहे हैं ना भाई। हम मेन स्ट्रीम वाले कह रहे हैं, या मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी कह रही है कि पूरी तरह से आप हमारे अंदर शामिल हो जाइए, अपने कल्चर को भूल जाइए। तो आप एक अथॉरिटेरिज्म ला रहे हैं ना, टोटलिज्म, वो जो डिक्टेटरशिप वाला होता है कि उनके उनके कल्चर की कोई वैल्यू नहीं है, आप हमारे अंदर शामिल हो जाइए, आप अपने आप को भूल जाइए। तो थोड़ा एक वही पैटर्नलिस्टिक वो हो गया, पैट्रोनाइजिंग वो हो गया। इंडियन हिस्ट्री शोज दैट इवन सेंचुरीज ऑफ इंटरेक्शन कंप्लीट होमोजेनिटी वाज नेवर अचीव। ठीक है, तो अब भारतीय आप इतिहास उठा के देखिए, हजारों सालों से ट्राइबल्स आर देयर। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है ये, और इनका इंटरेक्शन मेन स्ट्रीम से होता रहता है, वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, फिर अपने जंगलों में चले जाते हैं। तो इसलिए कंप्लीट होमोजेनिटी की, सबको एक बनाते हैं, ये भारत में बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है। क्योंकि वैसे भी नहीं है ना, क्योंकि भाई बाय नेचर इंडियन समाज क्या है? हीट्रोजीनियस समाज है। हीट्रोजीनियस, सब अलग अलग है। कितने बेसिस पे आप लैंग्वेज के बेसिस पे देख लीजिए, तमिल, मराठी, गुजराती, कितनी लैंग्वेजेस हैं, कल्चर भी सारे अलग अलग हैं। उसके बाद एक ही कल्चर में कास्ट बेसिस पे हम डिवाइडेड हैं। तो फुल होमोजेनिटी हम लोग अचीव कर ही नहीं सकते इंडियन समाज में, तो इसलिए सब जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए। एस जी एस घुरे नोटेड मैनी ट्राइब्स हैड हिंदुआइज्ड बट देयर डिस्टिंक्ट नेम्स डिड नॉट डिसअपियर कंप्लीटली। तो गोरे ने बोला कि काफ़ी ट्राइबल्स ने हिंदूइज्म को अपना लिया है, हिंदू ट्रेडिशंस को, हिंदू रिचुअल्स को, लेकिन फिर भी वो अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी या अपना जो पुराना कल्चर था उसको नहीं भूले हैं। जैसे संथल्स एंड गॉन्ड्स स्टिल, मतलब वो हिंदू हिंदू रिचुअल्स फॉलो करते हैं, बट वो अपने पुराने जो तरीके हैं उनको भी फॉलो करते हैं, उनको नहीं भूले हैं। तो इसलिए कंप्लीट असिमिलेशन जो होता है ना, फुल इंटीग्रेशन की, वो आप सब अपना भूल जाइए और हमारे में शामिल हो जाइए, वो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। एग्जाम्पल, अटेम्प्ट टू इम्पोज हिंदू कस्टम्स ऑन ट्राइब्स कंटेंट बाय जवाहरलाल नेहरू हु वार्नड अगेंस्ट कल्चरल इम्पीरियलिज्म। ठीक है, तो वो ये कि उनके ऊपर थोपे जाएं मेन लैंड, मेन स्ट्रीम सोसाइटी, मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी के कस्टम्स, तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दूसरे पे आप अपना वो थोप रहे हैं, तो वो एथनो सेंट्रिज्म भी आता है कि अपने कल्चर को आप ऊपर मान रहे हैं। तो इसको भी मतलब इसकी मतलब एक तरह से निंदा करी, कड़ी निंदा होती है ना, कड़ी निंदा करी थी नेहरू जी ने। और इसको कल्चरल इंपीरियलिज्म भी बोला था। तो जैसे कल्चरल इंपीरियलिज्म का एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने इंडियन कल्चर को बोला कि ये तो असभ्य लोग हैं, वाइट मैन्स बर्डन है, और इनको सिविलाइज करना हमारा काम है, हमारी मतलब ड्यूटी है। वही सेम काम अब आप ट्राइबल्स के साथ करना चाहते हैं।
जो आपके साथ अंग्रेज़ों ने किया, क्योंकि आप ट्राइबल्स को बोल रहे हैं कि आपका कल्चर वो है, आप अनसिविलाइज्ड हैं, आप असभ्य हैं, आप मेन स्ट्रीम, आप हिंदू सोसाइटी के बर्डन एक तरह से बोल रहे हैं। तो इसलिए कल्चरल इम्पीरियलिज्म आ जाता है। जो ब्रिटिशर्स ने आपके साथ किया वो आप ट्राइबल्स के साथ कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, उनको भी। तो वही जैसे आया ना कि फुल असिमिलेशन, फुल आइसोलेशन या फिर फुल असिमिलेशन, मतलब ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। इंटीग्रेशनिज्म क्या कहता है? सपोर्टेड बाय नेहरू, मैनू एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स, ट्राइब्स शुड इंटीग्रेट इनटू लार्जर इंडियन सोसाइटी विदाउट लूजिंग देयर कल्चरल आइडेंटिटी। तो वही ये बैलेंस्ड अप्रोच की बात हो गई यहाँ पे। मतलब 50-50 कर लेते हैं। वो आता था ना बिस्कुट पहले 50-50, कि थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन और थोड़ी ऑटोनॉमी। तो उनके क्या है, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी खत्म ना हो। इंटीग्रेशन तो हो, लेकिन कल्चरल आइडेंटिटी खत्म ना हो। मान लीजिए वो मॉडर्न एजुकेशन लेने लग गए, अपने स्कूल वगैरह जैसे नॉर्मल में जाने लग गए, इसका मतलब नहीं है कि वो अपने ट्रेडिशनल लैंग्वेज भूल जाएं, या उनका जो जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं उसको उनके बच्चे भूल जाएं। तो वही है कि 50-50 हमें बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुड बी द की प्रिंसिपल, कि हम उनको बराबर का माने, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो हमारा सम्मान करें, हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे कल्चर का हम उनका करें। इंडियाज प्लूरल सोसाइटी को एग्जिस्ट एज हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, तमिल्स, बंगालीज, वाई नॉट संतल्स एंड गौंड्स। मतलब ऑलरेडी वही जैसे बात ही ना, हम ऑलरेडी इतने बटे हुए लोग हैं। हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, ये तो रिलीजन बेसिस पे हो गया। उसके बाद लैंग्वेज बेसिस पे तमिल्स, बंगालीज, गुजरातीज, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारा समाज इतना बटा हुआ है। कास्ट सिस्टम और इसमें लिया ये आप, अपर कास्ट और लोअर कास्ट। तो अब इनको भी शामिल करने में क्या बुराई है? क्यों इनको असिमुलेट करना चाहते हैं? फुल फुल असिमुलेशन क्यों चाहते हैं? तो वही है कि बैलेंस्ड अप्रोच हो, 50-50 वाली। 50% क्या हो, इंटीग्रेशन हो, और 50% क्या हो, ऑटोनॉमी हो। एग्जाम्पल संथल्स एग्जाम्पल संथल स्पीक संताली, डांस डोंग एंड सेलिब्रेट सोराही एंड बी फुल्ली इंडियन। तो वही है कि अपने वो अपनी भाषा बोलें, अपना डांस जो भी है उसको करें, अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, लेकिन भारतीय रहें। जैसे मान लीजिए कोई तमिलियन है, तो वो तमिल बोल रहा है, तमिल रिचुअल्स फॉलो कर रहा है, खाना भी तमिल खा रहा है, लेकिन वो भी इंडियन है। जैसे आर अश्विन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो तमिल से हैं, लेकिन वो इंडियन क्रिकेट टीम में बॉलर थे शायद, तो रिटायर हो गए। तो मतलब सब इंडियन है ना इन द एंड। तो वही ट्राइबल्स के साथ हम कर सकते हैं भाई, ठीक है आप भी संथल है तो क्या हो गया, ऑलरेडी हमारा समाज इतना अलग है, डाइवर्सिटी है, थोड़ी और डाइवर्सिटी और सही। मतलब सागर में 2 बूंद और डाइवर्सिटी की डाल दी, क्योंकि हमारा सागर है भारत डाइवर्सिटी का, इसमें और थोड़ी सी ट्राइबल डाइवर्सिटी भी डाल दी, क्या फर्क पड़ गया हमको। गॉन्ड्स स्पीक गॉन्डी, क्रिएट ट्राइबल आर्ट, वर्शिप नेचुरल स्पिरिट्स एंड बी फुल्ली इंडियन। तो हमें इनको ऐसा नहीं है कि वही है ना कि फुल असेमिलेशन करना है, कि अपना कल्चर मेन स्ट्रीम का इन पे थोपना है, ठीक है। तो इनको भी इनका करने का फ्रीडम हो। इंटीग्रेशन डजेंट मीन असिमुलेशन। तो वही बात है, इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि असिमुलेशन। असिमुलेशन मतलब होता है पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेना, जैसे कोई बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए ना, कि आपने उनका कल्चर ही खत्म कर दिया, वो सब कुछ भूल गए अपना। इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं है। इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया, बैलेंस्ड अप्रोच। इट डज नॉट डिमांड कल्चरल स्टैंडर्ड बट रिकॉग्नाइज कल्चरल ऑटोनॉमी विद इन नेशनल यूनिटी। तो एग्जाम्पल इसका कुछ जैसे सरकार ने बनाया, 5th शेड्यूल हो गया मेनलैंड ट्राइबल एरियाज सेंट्रल इंडिया जैसे झारखंड वगैरह के लिए, और 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। इसमें क्या होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है ट्राइबल एरियाज को, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में और मेनलैंड सेंट्रल इंडिया में, जिससे कि उनके अंदर थोड़ी ऑटोनॉमी आए। उनका मतलब वो ना हो, एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनके कोई जंगल ना छीन ले, लेकिन उनका डेवलपमेंट भी हो। सरकार वहाँ पे डेवलपमेंट पॉलिसीज भी कर रही है, तो वही करना है हमें, उनका कल्चर बरकरार रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि वो पिछड़ भी जाएं। द इंडियन कंटेक्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन और ऑटोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या क्या किए गए हैं। तो जैसे मैंने देख लिया 5th शेड्यूल, ये कहाँ के लिए है, ये सेंट्रल इंडिया, झारखंड, बिहार, यहाँ पे जो है ना, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में जैसे होते हैं, तो वहाँ के मतलब जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए है। तो इसमें क्या होता है, एस्टेब्लिश्ड ऑटोनोमस काउंसिल्स रन बाय ट्राइबल पीपल। तो वही है, ऑटोनोमस काउंसिल होता है क्या, लाइक मिनी गवर्नमेंट्स होते हैं, कि वो अपना खुद का वो सब फैसले ले सकते हैं, ट्राइबल पीपल ही उनको चलाते हैं, तो उनको एक तरह से फुल ऑटो मतलब मिल जाती है। लेकिन सरकार उनको क्या है ना, आइसोलेट नहीं करती, कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, डेवलपमेंट पॉलिसीज भी होती हैं। एंड ग्रांट स्पेशल पावर टू गवर्नर इन दिस रीजन्स। तो गवर्नर के पास स्पेशल पावर होती है कि वो कुछ फैसले ले सकता है अगर उसको लगे कि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ट्राइबल लाइफ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। 6th शेड्यूल कहाँ के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए है। क्रिएट्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, वही लाइक मिनी गवर्नमेंट्स रन बाय ट्राइब्स। तो वही उनके उनको उनको जैसे उनके मैरिज लॉज हो गए, उनका जस्टिस सिस्टम हो गया, रिसोर्स अलोकेशन हो गया, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे उनका अधिकार, तो वो सब क्या है, वो फैसले ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ले सकते हैं।
उससे क्या होता है, उनको थोड़ी ऑटोनॉमी आती है, लेकिन सरकार ने ये भी नहीं किया कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। इंक्लूड्स एरिया सच एज खासी हिल्स एंड गारो हिल्स। तो ये 5th शेड्यूल है सेंट्रल इंडिया, और शेड्यूल 6th शेड्यूल है कहाँ के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए। ट्राइबल सब प्लान इंट्रोड्यूस इन 1970s इंश्योर स्पेशल फोकस ऑन ट्राइबल एरियाज इन नेशनल प्लानिंग प्रोसेस। इट फोकसेज ऑन स्पेशल बजट और लोकेशन फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट इन एवरी गवर्नमेंट प्लान। ठीक है, तो ये ट्राइबल सब प्लान क्या है, ये ट्राइबल्स के लिए के डेवलपमेंट के लिए कुछ एक होता है ना कि बजट में से कुछ हिस्सा, जैसे 5% या 2% जितना भी हुए, वो ट्राइबल्स के लिए आप अलग रखिए, जिससे कि उनके डेवलपमेंट पे भी फोकस जाए। पैसा पैसा चाहिए ना डेवलपमेंट के लिए। अब पैसा एक्ट ऑफ 1996, तो ये वो एक्सटेंशन ऑफ पंचायत एक्ट है ये। एम्पावर्ड ग्राम सभाज इन शेड्यूल एरियाज विद कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन इन मैटर्स। ठीक है, तो इससे भी वही है कि वही उनको नेचुरल रिसोर्सेज पे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह पे उनको अधिकार मिल जाता है, उनका कल्चर थोड़ा प्रिजर्व करने में काम आता है। ठीक है, तो ये सब याद रखने की चीज़ें हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 लीगली रिकॉग्नाइज राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग स्किल्ड ट्राइब और देयर ट्रेडिशनल लैंड एट फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो इस एक्ट ने क्या किया, जो वहाँ के जंगल के रहने वाले हैं, फॉरेस्ट डेवलिंग मतलब वहाँ पे रहने वाले हैं, उनको उनके ज़मीन पे, उनके फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे अधिकार दिया कि भाई ठीक है, ये आपका है, सरकार इसमें आप कुछ वो नहीं करेगी। आर्टिकल 303 एंड 332 प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत रिजर्वेशन भी दिया गया लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। Theoretical perspectives, cultural integration. The concept of cultural integration rooted in the tribe caste continuum idea. Tribe caste continuum idea क्या है? It proposes the coexistence of जन and जाति। जनजाति बोलते हैं ना, जनजाति मतलब कि जन हो गए कौन, ट्राइब्स, और जाति मतलब कास्ट सिस्टम वाले लोग। एज कॉम्प्लीमेंट्री सोशल स्ट्रक्चर, ये मतलब सदियों से चला आ रहा है, हजारों सालों से भारत में, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है ट्राइबल्स इंडिया के लिए। अंग्रेजों के लिए नए हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं है। घुरिये कैरेक्टराइज ट्राइबल्स एंड बैकवर्ड हिंदू सजेस्टिंग दे वर पार्ट ऑफ ब्रॉडर हिंदू फ्रेमवर्क। तो घुरिये के हिसाब से ट्राइबल्स कौन है, बैकवर्ड हिंदूज हैं, जो पूरी तरह अभी हिंदू ट्रेडिशन में या हिंदू सोसाइटी में शामिल नहीं हुए हैं। कुछ कुछ हैं, मतलब जैसे वो 40% तक हिंदू हो चुके हैं, 60% अभी भी ट्राइबल हैं, तो धीरे धीरे उनका प्रोसेस चल रहा है एक तरह से ब्रॉडर हिंदू सोसाइटी में हिंदू बनने का। एम एन श्रीनिवासन आर्ग्यूड दैट थ्रू द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन लोअर कास्ट पोजीशंस बिकेम एक्सेसिबल टू ट्राइबल पॉपुलेशन। तो इस संस्कृताइजेशन कंसेप्ट उन्होंने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है कि वही है कि जैसे लोअर कास्ट पीपल अपर कास्ट के लाइफस्टाइल और मतलब ट्रेडिशंस या रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जिससे कि थोड़ा उनको समाज में कास्ट हायरार्की में थोड़ा ऊपर, मतलब थोड़ा उनका अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो जाए। तो उसी तरह ट्राइबल्स भी ऐसा करते हैं, जिससे कि उनका भी थोड़ा बहुत हिंदू मेन सोसाइटी में थोड़ा बहुत अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो, या उनको एटलीस्ट कंसिडर तो किया जाए। Andre Patel concluded tribes and castes are not fundamentally different and there are no major racial or linguistic distinction between them। तो आंड्रे पेटेल के हिसाब से जन और जाति, ट्राइब एंड कास्ट में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, हम सब एक ही हैं। सही बात भी है, कोई ऐसे रेशियल डिफरेंसेस तो है नहीं। मतलब एक ट्राइबल को आप खड़ा कर दीजिए और एक सेंट्रल इंडिया के किसी आदमी को खड़ा कर दीजिए, आपको एक ही लगेगा। डिफरेंस थोड़े आपको रेशियल वो लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वालों में, क्योंकि वो देखिए वो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वहाँ पे, वो थोड़े पहाड़ी एरियाज हैं, तो उनके क्या है मोंगोलॉइड फीचर्स आ जाते हैं। लेकिन रिचुअल्स और कल्चर्स, मतलब जैसे हिंदू हिंदू धर्म काफ़ी वो है वहाँ पे भी फैला हुआ। हालांकि अब क्रिश्चियनिटी, जब से मिशनरीज आए हैं, इन्होंने एक तरह से क्रिश्चियनिटी को काफ़ी फैला दिया है, तो क्रिश्चियनिटी मेन धर्म है अब आजकल नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन फिर भी मतलब ज़्यादा कोई डिस्टिंक्शंस है नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया में तो एटलीस्ट। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सुरजीत सिन्हा आर्ग्यूड द इकोनॉमिक नेसेसिटी ऑफ पीजेंट्स क्रिएटेड ए डिमांड फॉर चीप ट्राइबल लेबर। ही इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ पीस ट्राइब पीस इकोनॉमिक। मतलब वही है कि अब भाई ट्राइबल्स हैं तो इनके पास कोई एग्रीकल्चर वगैरह ऐसा तो कुछ करते नहीं है, हंटरिंग गैदरिंग होती है, तो अब ये जब मेन लैंड मेन स्ट्रीम जगह आ जाते हैं, तो फिर क्या है, इनको कुछ काम के लिए क्या करेंगे भाई, जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं ट्राइबल है मजदूरी करेगा, तो क्या होता है ट्राइबल से क्या मिल जाती है, चीप लेबर। भाई जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करवा दिया, या फिर कहीं जैसे खेती हो रही है, एग्रीकल्चर के लिए लेबर चाहिए, तो वो फिर ट्राइबल्स को ले लिया, उनको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया। तो इससे क्या है ना, एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव या हिस्टोरिकल मेटरलिज्म वाला जो मार्क्स का पर्सपेक्टिव है, वो भी आप इसमें थोड़ा एंगल डाल सकते हैं। डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल एटोनॉमी, नेहरूल्स ट्राइबल पंचशील। ठीक है, तो नेहरू ने जैसे पंचशील वो बनाया था ना चाइना इसके लिए, उसी तरह एक पंचशील, पता पंचशील का मतलब बेसिकली 5 वो हो जाते हैं, 5 किसी कुछ वो दे दो। कई बार होता है ऐसा, इसमें जैसे 3 ही निकले या 4 ही निकले, तो यार पंचशील बनाना 5 करना है, तो एक कुछ भी जोड़ दो, एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ठीक है, लेकिन वो एक अलग बात है, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। तो क्या कहता है पंचशील, ट्राइबल डेवलपमेंट शुड बी बेस्ड ऑन इनहेरेंट ट्राइबल जीनियस एंड कैपेबिलिटीज़। मतलब कि
पहली बात ये है कि ट्राइबल की खुद की जो जीनियस या कैपेबिलिटीज़ हैं, तो उनको एक तरह से आगे बढ़ाया जाए, ना कि उनको दबाया जाए। जैसे मान लीजिए कोई फार्मिंग फार्मिंग प्रैक्टिस है, वो बहुत अच्छी है ट्राइबल, किसी ट्राइबल की, एक ट्राइबल ग्रुप की, तो उसको ये नहीं कि दबाया जाए कि यार अब तो मेन स्ट्रीम वाले या मतलब हम जो मेन समाज में फॉलो करते हैं उसको फॉलो करिए। उसको आगे बढ़ाया जाए। ट्राइबल जीनियस का मतलब ही वही हो गया कि कोई काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाया जाए, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनके जीनियस को। ट्राइबल शुड बी ट्रेन टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है, तो उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए। मतलब कैसे भाई, उनके बच्चों को पहली बात तो स्कूल भेजिए, स्कूल ही नहीं जाएंगे तो कैसे होगा। फिर जैसे ये पंचायत सिस्टम को एक्सटेंड किया गया ट्राइबल एरियाज तक, ये करिए। फिर मतलब थोड़ी जागरूकता बढ़ाइए उनके अंदर, इकोनॉमिक लाइफ में लाने के लिए थोड़ा स्किल डेवलपमेंट मिशन वगैरह सरकार जैसे चलाती है वो सब चलाइए। नो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन अ वे दैट एलियंस ट्राइबल। अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो तो ऐसा नहीं हो कि उसका ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एलियनेट कर दिया। मतलब जैसे कोई डैम बन रहा है, तो डैम बनाने के लिए आपने ट्राइबल्स को उनकी जगह से भगा दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई मान लीजिए एजुकेशन की बात कर ली जाए, एजुकेशन में आप ऐसा सिखा रहे हैं उनके बच्चों को कि आपका कल्चर तो पिछड़ा हुआ है और आप मेन स्ट्रीम समाज को फॉलो करिए, तो वो भी एक तरह का एलियनेशन हो गया। उनको किसी भी तरह के उनके कल्चर, उनकी लैंड से एलियनेट नहीं करना है। पॉलिसी फॉर्मेशन शुड बी बेस्ड ऑन लोकल नीड्स एंड कंडीशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो पॉलिसी जो ऐसी नहीं हो कि यूनिवर्सल पॉलिसी हो ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि ट्राइबल्स अलग अलग एरियाज में रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स पहाड़ों में रहते हैं, अलग एरिया है पूरा वो, उनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं। वेस्टर्न राजस्थान के जो ट्राइबल्स हैं उनकी अलग प्रॉब्लम है, वहाँ पानी की कमी है। सेंट्रल इंडिया के जो ट्राइबल्स हैं वहाँ पे अलग प्रॉब्लम है, वहाँ नक्सलाइट और वायलेंस की ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हर जगह ट्राइबल्स के अलग प्रॉब्लम्स हैं, उनको केटर करके उनके लिए अलग से पॉलिसीज़ बनाई जाए, ना कि सबको एक ही उसमें किया जाए। द सक्सेस ऑफ ट्राइबल पॉलिसीज शुड बी जज्ड बाय एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, नॉट बाय अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड। तो अब ये जो ट्राइबल पॉलिसीज या ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए कोई भी सरकार ने काम किया, तो इसको ऐसे ना दिखाया जाए सरकार बोले हमने साहब 5,000 करोड़ रुपए ट्राइबल्स के लिए खर्च कर दिए, देखो साहब हम कितने अच्छा काम कर रहे हैं। पैसे से कुछ नहीं होता। आप एक्चुअली देखिए कि एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ कि नहीं वहाँ लोगों का। पैसे तो आप, क्योंकि 5,000 करोड़ आपने खर्च किए, हो सकता है इसमें से 4,000 करोड़ का तो करप्शन ही हो गया हो। पैसे से मतलब आप डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये। तो ये पंचशील वो हैं। डेस्पाइट पंचशील प्रिंसिपल्स एक्चुअल पॉलिसी लेड टू एलिनेशन। क्यों? मतलब ये सब होने के बाद भी ट्राइबल्स का एलिनेशन होता रहा, क्यों? फॉरेस्ट लॉज लॉज क्रिमिनलाइज ट्रेडिशनल ट्राइबल प्रैक्टिस एंड वेज ऑफ लाइफ। तो फॉरेस्ट, जैसे अब ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्ट है 2006 में आया, इससे पहले क्या फॉरेस्ट लॉज ने क्या कर दिया, क्रिमिनलाइज कर दिया भाई। जैसे ये अलग से एग्जाम भी होता है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो वो किस क्या इंश्योर करती हैं कि फॉरेस्ट जो है भारतीय सरकार के हैं, तो जंगल में कोई ऐसी लकड़ी ना काट ले, कोई जंगल की प्रोड्यूस को उठा के ना ले जाए, क्योंकि ब्रिटिश कल्चर, मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल जो सरकार थी वही तो फॉलो हो रहा है बाद में भी कल्चर। तो उससे क्या है, उनकी जो प्रैक्टिस है, उनके जीने का तरीका है, उसको मतलब उसमें एक तरह से डिस्टर्बेंस आता है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रिजल्टेड इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ ट्राइबल पीपल। तो वही लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, जैसे कि क्या वो डैम बन रहा है, डैम बनने से बहुत ट्राइबल्स डिस्प्लेस हुए। उसके बाद मान लीजिए कोई माइनिंग के लिए कुछ करना है, कोयले की माइनिंग करनी है, बॉक्साइट की, आयरन की, ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है, जैसे ये नायनो की फैक्ट्री लगाने का हुआ था एक। ऐसे बहुत तरह के वो होते हैं। तो उससे क्या होता है, इनका ट्राइबल को उस जगह से भगा दिया जाता है। तो ट्राइबल्स के लिए तो क्या वो जगह ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल्स में कोई स्किल तो है नहीं। मान लीजिए आपने कोई कोई डिग्री है आपके पास, आप नौकरी करते हैं, आपको एक जगह से नौकरी चली गई दूसरी जगह कर लेंगे। ट्राइबल के तो वो जो जंगल है, वो ज़मीन है, वही सब कुछ है। वो उनके चला गया तो फिर उनकी पूरी लाइफ एक तरह से डिस्टर्ब हो गई। ट्राइबल पॉवर्टी रिमेन्स अराउंड 50%, विच इज़ हायर देन लोअर नेशनल एवरेज, ठीक है। तो ट्राइबल गरीबी, जो गरीबी की संख्या है ट्राइबल में 50% से भी ऊपर है। तो नेशनल एवरेज से भी बहुत ज़्यादा गरीबी है ट्राइबल्स में। भाई होगी ना, क्यों नहीं होगी? आप देखिए ना, क्योंकि वो एजुकेशन ले नहीं रहे हैं, डेवलपमेंट किसी तरह का है नहीं, पुराने कल्चर में जी रहे हैं, तो फिर पैसा आएगा कहाँ से? अल्टीमेटली उनको मजदूरी वगैरह करनी पड़ती है। ट्राइबल एरियाज कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस हाई रेट्स ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी, एनीमिया एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी, ठीक है। तो ये अलग अलग बीमारियाँ भाई, हेल्थ केयर सर्विसेज ही नहीं है, पुअर न्यूट्रिशन है। फिर उसके बाद जैसे प्रीनेटल केयर, इस तरह की जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल नहीं, क्योंकि वो हज़ारों साल पहले वाले तरीके से जी रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम तो आएंगी। पॉलिसी मेजर्स क्या क्या जैसे लिए गए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में बनाया गया। स्पेशल मल्टीपर्पज़ ट्राइबल ब्लॉक्स बनाए गए। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरी मतलब कम्युनिटी को एज अ कंसीडर करके उनके डेवलपमेंट के लिए, जैसे हेल्थ केयर हो गई, एजुकेशन हो गई, इस तरह के कोई प्रोग्राम्स बनाए जाएँ। मल्टीपर्पज़ ट्राइबल ब्लॉक्स मतलब कि ट्राइबल को एक ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। अब उसमें मल्टीपर्पज़ बहुत तरह के वही एक्टिविटीज़ हों, वही सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो, वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सर्विसेज
तो वही फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में ये सब दोनों बनाए गए थे, जिससे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सर्विसेज, मतलब बहुत सारी डेवलपमेंट सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हेल्थ केयर, इन सबको कंबाइन करके दिया जाए ट्राइबल्स को, जिनका चहुमुखी विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। द ट्राइबल सब प्लान वाज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द फिफ्थ 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड्स टू एंश्योर डेडिकेटेड अलोकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, तो ट्राइबल सब प्लान कब आया? फिफ्थ 5 ईयर प्लान से आया, और इसमें क्या था, पैसे की बात थी कि ट्राइबल्स के लिए अलग से कुछ फंड एलोकेट करिए, and resource proportion to tribal in each state. ठीक है, a diversified approach was adopted from 9th 5 year plan to address various needs of tribal groups through customized development and strategic rather than। ठीक है, तो एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच क्या हो गई कि मतलब सिंपल सीधी अप्रोच ना ली जाए, डाइवर्सिफाई कर दो उसको, भाई इकोनॉमिक फैक्टर भी उसमें डालो, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी, एजुकेशनल भी, हर तरह से वो करो। तो ये 9th 5 ईयर प्लान से शुरू हुई। उसके बाद ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, वाज एस्टेब्लिश टू फैसिलिटेट मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स एंड इंश्योर फेयर प्राइसेस फॉर ट्राइबल प्रोड्यूस। अब मान लीजिए ट्राइबल्स कुछ अपना बनाते हैं, जैसे कोई कुछ भी बना सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट हो गया, तो ऐसा ना होगा कि उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन हो, सस्ते में कोई उसको खरीद के ले गया, उसने शहर में मतलब महंगे में बेच दिया। बेसिकली उनको सही पैसा मिले, सही दाम मिले अपनी प्रोड्यूस का, जिससे कि उनकी गरीबी दूर हो। तो इसलिए ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन बनाई गई, ट्राइफेड भी बोलते हैं इसको। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाज कंस्टिट्यूटेड इन 2004 एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू मॉनिटर एंड सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, तो नाम से ही जाहिर है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स 2004 में बनाया गया, जिससे कि इनके हितों का, ट्राइबल्स के हितों का, उनके और भी मतलब जो जैसे उनका लाइफ स्टाइल है उनकी मतलब रक्षा की जाए, उनको हानि ना पहुंचे। Despite these comprehensive policy initiatives, the schemes often remain ineffective due to excessive bureaucratic control, widespread corruption, and insufficient participation of tribal communities in planning and implementation process। ठीक है, तो वही बात है कि भाई ये सब तो कहने की बातें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन भारत की सच्चाई तो हमको पता ही है ज़मीन पे होता क्या है। जितने भी सरकार पॉलिसी लिया है, तो प्रॉब्लम क्या है? वाइड स्प्रेड करप्शन। जब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इतना करप्शन होता है, गाँवों में नहीं बिजली पहुंच पाई, सड़कें टूटी हुई, शहरों में सड़कें टूटी हुई, मुंबई जैसे शहरों में, तो ट्राइबल एरियाज़ में तो क्या ही होगा, क्योंकि भाई करप्शन है। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, भाई वही फाइल सिस्टम है, फाइल वहाँ जाएगी, बड़े बाबू साइन करेंगे, फिर छोटे बाबू साइन करेंगे। एक छोटी सी, मान लीजिए कहीं ट्राइबल एरिया में कोई एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोलनी थी हेल्थ केयर के लिए, तो वो 5 साल लग गए उसको खोलने में। क्यों? क्योंकि वो एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है। इनएफिशिएंट ट्राइबल, मतलब ट्राइबल भी पार्टिसिपेट करने में से हिचकते हैं, क्योंकि उनको लगता है बाहर के लोग हमारे कल्चर को हानि पहुंचा देंगे, तो उनके अंदर भी एक डर है। तो ये सब मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से वो डेवलपमेंट पॉलिसी इतनी इफेक्टिव नहीं रही। अब कंटेम्प्रेरी मतलब आजकल के प्रेजेंट हालात क्या हैं, उसमें चैलेंजेस क्या हैं? डेवलपमेंट इंड्यूस डेवलप डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वही देख लिया हमने, जैसे डैम्स हो गए, फिर आपके माइनिंग हो गई, फिर कोई बड़ा फैक्ट्री लगानी है, इनकी वजह से क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ट्राइबल्स को भगा दिया जाता है उनके जगह जगह से। हैज़ अफेक्टेड ट्राइबल कम्युनिटीज थ्रू लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स सच एज डैम, माइनिंग ऑपरेशंस एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ज़मीन लिमिटेड है, सरकार को ज़मीन चाहिए तो वहाँ जंगलों की तरफ जाती है सरकार, वहाँ पे ये रहते हैं और इनका फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। कॉर्पोरेट लैंड एक्विजिशन, वही बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए। इंटेंसिफाइड इकोनॉमिक लिबरेशन लीडिंग टू वाइड स्प्रेड ग्रैब एंड ट्राइबल एरियाज। ज़मीन भाई शहरों में तो है नहीं मेन स्ट्रीम, उसमें कहाँ ज़मीन बची है? गाँव में खेती होती है, शहरों में मकान बने हुए हैं, तो फिर ट्राइबल एरियाज़ की ज़मीन को हड़पने की वो चलती है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर एक्सपीरियंसिंग लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर। भाई वही बात है, मेन स्ट्रीम उसमें वो शामिल होंगे, उनके बच्चे मॉडर्न एजुकेशन लेंगे, या फिर वो अपना मजदूरी करने मेन स्ट्रीम मेन लैंड में आएंगे, तो उनका लॉस ऑफ आइडेंटिटी और लॉस ऑफ कल्चर तो होगा ही, ड्यू टू माइंटिंग प्रेशर्स फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस। तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी भी उनको कहेगी आप मॉडर्नाइज होइए, नए तरीके अपनाइए, तो उनके ऊपर एक तरह से मॉडर्नाइज होने के लिए प्रेशर बढ़ेगा, और वो फिर थोड़ा लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर फील करेंगे। द राइज ऑफ इंसर्जेंसीज, वायलेंट इंसर्जेंसीज, वही जो मूवमेंट शुरू हो जाते हैं ना, वायलेंट मूवमेंट्स, जैसे कि नक्सलाइट मूवमेंट हो गई सेंट्रल इंडिया में, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पार्टली रेस्पॉन्सिबल टू डिनाइल ऑफ ट्राइबल ऑटोनॉमी एंड राइट्स। तो उनको ऐसा लगता है कि ट्राइबल्स को कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या फिर हमारी आइडेंटिटी को दबाया जा रहा है, या हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो फिर सेसेशन की मांग होती है, अलगाववाद की मांग, तो फिर क्या इंसर्जेंसीज हो जाती हैं, जिसमें वायलेंट एक तरह से अब सब कुछ ही होता है, वो फिर लोग मारे भी जाते हैं सारे, मतलब नेगेटिव चीज़ें होती हैं। जैसे एग्जांपल बोडोलैंड मूवमेंट इन आसाम, तो इसमें भी बहुत वायलेंस हुआ था। और नॉर्थ ईस्ट तो मतलब आपको पता ही, न्यूज़ में आता ही रहता है, वायलेंस वहाँ पे चलता ही रहता है। अभी हाल ही में मणिपुर 2 साल से काफ़ी न्यूज़ में है। द फेलियर ऑफ वेलफेयर स्टेट टू इफेक्टिवली एड्रेस ट्राइबल इशू लेड टू सिचुएशन वेयर एज विर्जिनिस जाजा, ये प्रोफेसर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो इनके नाम की स्पेलिंग याद रखने से काम चल जाएगा, प्रोनाउंस करने की कोशिश भी ना करें।
ऑब्जर्व्स इंटीग्रेशन रिमेन्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन नॉट एम्पेरिकल रियलिटी। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे प्रिस्क्रिप्शन का मतलब जैसे डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करता है ना, प्रिस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है, उसने मतलब आपको एडवाइस करी कि भाई ऐसा ये दवाई ले लीजिए। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ने एडवाइस किया या मतलब एक तरह से डायरेक्ट किया या बताया कि भाई ट्राइबल्स के लिए ऐसा ऐसा करिए, लेकिन वो एम्पेरिकल रियलिटी नहीं है। एम्पेरिकल रियलिटी मतलब ग्राउंड रियलिटी नहीं है। आप जाके देखिए ट्राइबल एरियाज में क्या वो डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन के तौर पे इस सारी चर्चा को क्या बोल सकते हैं कि इशू ऑफ ट्राइबल इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी इज एसेंशियली अबाउट बैलेंसिंग। ठीक है, तो 3 वर्ड इस पूरे अगर ज़्यादा नीबूच याद रहे तो इंटीग्रेशन और ऑटोनॉमी, और इसका क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। टू कन्फ्लिक्टिंग पैराडिज्म दैट प्रेजेंट सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर पॉलिसी मेकिंग। एक्सेसिव ऑटोनॉमी कर दी जाए अगर तो क्या होगा, मे फुल फ्यूल सेपरेटिज्म। तो फिर लोगों के अंदर क्या आएगा, अलगाववाद की फीलिंग आएगी। उनको कहेगा जब हम अलग ही हैं तो फिर अलग ही हो जाते हैं ना, हमें क्या करना है देश के साथ रह के। लेड टू आइसोलेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज फ्रॉम नेशनल डेवलपमेंट। उससे एक तो अलगाववाद आएगा, दूसरा क्या है उनका डेवलपमेंट से वो आइसोलेटेड हो जाएंगे, डेवलपमेंट उन तक पहुंचेगा ही नहीं। एक्सेसिव इंटीग्रेशन थ्रू असिमिलेशन में रिजल्ट इन कल्चरल डिस्ट्रक्शन। अगर एक्सेसिव इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या होगा, कल्चर खत्म हो जाएगा। डी प्रेजेंटमेंट आएगा लोगों के अंदर, ट्राइबल्स के अंदर, कि इन्होंने हमारा कल्चर खत्म कर दिया, तो एक नेगेटिव फीलिंग डेवलप होगी। देयरफॉर मिडिल पाथ, जैसे बुद्ध भगवान बुद्ध ने दिया था ना, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग, तो वही मध्यम मार्ग है। और मध्यम मार्ग देखिए हर चीज़ में फ़ायदेमंद होता है, कि आप थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा इंटीग्रेशन, थोड़ा वो, थोड़ा ऑटोनॉमी। मिडिल पाथ ऑफ इंटीग्रेशन विद कल्चरल ऑटोनॉमी एज ओरिजिनली एज्यूम्ड बाय वेरी सपोर्टेड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो वही नेहरू ने और बाकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी बोला कि मिडिल पाथ अपनाइए, इंटीग्रेशन और ऑटोनॉमी दोनों को साथ साथ लेके चलिए। इंटीग्रेशन एफर्ट सो फार हैव प्रिडोमिनेटली अकर्ड इन मेन स्ट्रीम टर्म्स ऑफन एट द सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ एडेनो। तो वही है, जितना भी इंटीग्रेशन के अब तक एफर्ट्स करे गए, तो वो सब क्या है, मेन स्ट्रीम टर्म्स, मतलब कि मेन स्ट्रीम पॉलिसी, जो मेन स्ट्रीम में मेन लैंड है या जो भी हमारी सरकार है या हम लोग हैं, हमने जो पॉलिसीज बनाई उसी पे हुआ है। तो उसी पे ही होगा, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल है ट्राइबल से, हम ही सरकार ही तो पॉलिसी बनाएगी ट्राइबल्स के लिए। तो उसमें फिर नुकसान हमेशा क्या है, डिसएडवांटेज पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ ही रहती हैं, क्योंकि उनका वही है ना, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। और फिर इसमें वही एथनोसेंट्रिज्म वाली बात भी आ जाती है कि हम सोचते हैं कि वो अनसिविलाइज्ड हैं, उनको डेवलपमेंट देना चाहिए, लेकिन वो तो ऐसा नहीं सोचते अपने बारे में। सेम वे ब्रिटिशर्स जैसे इंडियंस के बारे में सोचते थे, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के बारे में, हिंदू सोसाइटी के बारे में, उसी तरह आज हम फिर ट्राइबल्स के बारे में सोच रहे हैं। तो वही मतलब एक वो बन जाता है कि जैसे ब्रिटिशर्स ने जो इंडियंस के साथ किया, इंडियंस अब वो ट्राइबल्स के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह भी आप उसको देख सकते हैं। ऑटोनॉमी हैज़ बीन ग्रांटेड टू ट्राइबल कम्युनिटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोसीजर बट हैज़ बीन सिस्टमैटिकली डाइल्यूटेड एक्चुअल प्रैक्टिस। ठीक है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कागज़ पे तो ऑटोनॉमी दे दी गई है, मतलब जो लीगल और वो है सब बातें, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उतनी है नहीं। पाथ फॉरवर्ड, क्या आगे क्या करना चाहिए, जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर ट्राइबल आइडेंटिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशनल वेज। तो ठीक है, उनका आइडेंटिटी, उनका कल्चर जो है, उनके ट्रेडिशनल वेज, उनका क्या है ना, जेन्युइन रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना बोलें कि आप उनको क्या अनसिविलाइज्ड हो, आप डेवलपमेंट करो। मीनफुल एंड ऑथेंटिक पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या हो गया, जैसे पहले तो सबसे पहला हो गया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, तो उनको लाओ भाई, उनको वोट देने का अधिकार लो, उनके ट्राइबल लोग भी खड़े हों चुनाव में। ठीक है, उसके बाद उनका जैसे पंचायती राज सिस्टम थोड़ा और वो करो, तो क्या ना, पॉलिटिकल अवेयरनेस आनी चाहिए। that affect their lives and territories is essential. Development policy must prioritize justice and empowerment rather than causing displacement and marginalization. तो जस्टिस को, एम्पावरमेंट को और डेवलपमेंट को फोकस करना चाहिए डेवलपमेंट पॉलिसीज में, ना कि डिस्प्लेसमेंट या मार्जिनलाइजेशन। कि भाई जैसे डैम बना दिया, अब डैम बनाने से डेवलपमेंट हो रहा है देश का, ट्राइबल्स का तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इफेक्टिव एम्पावरमेंट मस्ट बी अचीव थ्रू प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, पर्टिकुलरली एफआरए एंड पंचायत एक्सटेंशन पैसा एक्ट। अब देखिए, लेकिन ये फिर वही ना, किताबी बात हो गई प्रॉपर, लेकिन हाँ लिखना है, ऐसा नहीं कि मत लिखना। क्योंकि देखिए वही बात है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ना भाई। जैसे करप्शन है, कैसे ख़त्म करोगे करप्शन, तो मेजर सिटीज़ में ही ख़त्म नहीं हो रहा। मुंबई की सड़कें टूटी पड़ी हैं क्योंकि वहाँ पे करप्शन होता है, दिल्ली की टूटी पड़ी, दिल्ली में पानी भर जाता है, तो करप्शन तो रहेगा। तो ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, लेकिन अब होगा कैसे तो भगवान ही जानता है, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा ये कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सारे रूल्स, ये जैसे ये एफआरए हो गया, पैसा हो गया इनका। ठीक है, तो ये था हमारा इश्यूज ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी। तो इंटीग्रेशन मतलब कि उनको अपने में शामिल कर लो, ऑटोनॉमी मतलब उनको फुल फ्रीडम दे दो, उनके हाल पे छोड़ दो। तो दोनों ही अप्रोचेस में कुछ ना कुछ नेगेटिव वो हैं, तो इसलिए फिर क्या किया जाता है, एक बैलेंस्ड
अप्रोच अपनाई जाती है, मतलब 50% ये करो और 50% ये करो, ठीक है। तो यही मतलब मोटा मोटी बात है, अगर पूरे लेक्चर को अपना मतलब एक उसमें किया जाए कि इंटीग्रेशन और ऑटोनॉमी के बीच में हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।